अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला असगर राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और आज की वीडियो में हम लोगों ने उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करना है जो कि आगे यूज़ होंगे जब हम लोग रे डायग्राम बना रहे होंगे, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। सही है, तो उसके बारे में आज हम लोग इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो अबाउट स्फेरिकल मिरर्स हैं। सही है, हमारे कोर्स में दो किस्म के मिरर शामिल हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग पढ़ लें कि हेडिंग मैंने क्या लिखी हुई है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। सही है, दो किस्म के मिरर्स हैं, अभी मैंने आपको बताया। एक हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लो कि कॉनकेव मिरर कौन सा होगा और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होगा। देखो, ऐसा मिरर जिसकी अंदर वाली साइड क्या होती है, सिल्वर डुई हुई होती है। देखो मिरर होता क्या है, मिरर ना आपके पास किसी भी एक ग्लास बॉल का, किसी भी एक स्फेयर का एक पीस होता है। अब उसकी ना एक साइड पे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं। सही है, सिल्वरिंग करके ऊपर कलर मार देते हैं, तो उसकी जो दूसरी वाली साइड होती है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगती है। यानी कि जिस साइड पे आपने सिल्वर कर दिया ना, अब जाहिर सी बात है लाइट वहां जाके रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी। उसका जो अपोजिट साइड होती है ना, यानी कि ये आपके पास एक मिरर है और आपने इस साइड पे अगर सिल्वर कर दिया तो ये साइड जो है आपके पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। सही है, इसी तरीके से हमारे पास देखो दोनों की शेप आपको तकरीबन सेम लग रही होगी, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। और वो फर्क ये होता है कि हमारे पास दो किस्म के मिरर हैं, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये है कॉनकेव मिरर और ये वाला है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब फर्क कैसे पहचानेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखो कॉनकेव मिरर जो है ना, इसकी जो अंदर वाली साइड है ना, अंदर वाली साइड ये होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि इसकी जो ये वाली साइड होगी ना, पीछे वाली साइड, ये साइड सिल्वर डुई हुई होगी। ये साइड क्या हुई भी होगी, सिल्वर डुई हुई होगी। यानी कि जब लाइट रे यहां से टकराएगी ना, तो वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। यानी कि ये वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस साइड पे आपने क्या किया हुआ है, सिल्वरिंग की हुई है और ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरीके से इसका उलट आप कर लो। देखो इसकी बाहर वाली साइड सिल्वर डुई हुई है, तो इसकी क्या होगी, इसकी अंदर वाली साइड क्या हुई भी होगी, सिल्वर डुई हुई होगी। सही भाई, और ये साइड जो है इसकी क्या होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो आई होप कि आप लोगों को दोनों में बेसिक सा फर्क समझ आ गया होगा कि लाइट जब भी देखो अंदर जा रही है ना, अंदर की तरफ जा रही है, तो वो वाला मिरर कौन सा होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर, जिसकी बाहर वाली साइड सिल्वर डुई हुई है और अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसकी अंदर वाली साइड जो है वो सिल्वर डुई हुई है और बाहर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये दोनों में जो है बेसिक डिफरेंस होता है। अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको हम लोगों ने समझना होता है, और देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई भी है, मैं बारी बारी इनकी डेफिनेशन भी लिख दूंगा और आपने साथ साथ अगर नोट्स बनाने तो आप नोट्स भी बना सकते हो। सही है, तो बेसिक डिफरेंस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। सही है, देखो सबसे पहले हमारे पास ना एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं पोल। अब पोल क्या होती है, देखो किसी भी मिरर का चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी भी मिरर का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, जो दरमियाना हिस्सा होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। पोल को आप कैसे डिफाइन करोगे, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। देखो इसका सेंटर क्या है, आई होप कि यही होगा, उम्मीद है कि ये सेंटर होगा इसका, और इसका सेंटर भी क्या होगा, ये होगा। तो इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके सेंटर को बोलते हैं हम लोग पोल। यानी कि मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। तो पोल की डेफिनेशन यहां पे आप क्या लिखोगे, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। तो किसी भी मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इस तरीके से ये जो है ये इसका पोल होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर है, तो ये क्या होगा, ये इसका पोल होगा और ये कॉनकेव मिरर का पोल होगा। तो पोल को आप हमेशा ऐसे ही डिफाइन करोगे कि किसी भी मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे ना एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये हम लोग इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर दी और ये हमने इसको मिला दिया। सही, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे भी होगी और एक लाइन, बल्कि आप इसी पे समझ लो ताकि आपको वो भी समझ आ जाएगा। अब देखो ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है ना,
इस इमेजनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये इमेजनरी लाइन क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। सही है। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस का यूज क्या होता है या प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजनरी लाइन होती है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को आपस में, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है पोल तक। कैसे डिफाइन करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज एन इमेजनरी लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द इमेजनरी लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक जो भी इमेजनरी लाइन जारी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सही है। अब मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं समझाया, तो अभी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं पोल को दोबारा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस को दोबारा डिफाइन कर दूंगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन इमेजनरी लाइन, एन इमेजनरी लाइन passing through the center of curvature to the pole। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है पोल तक, ऐसी इमेजनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना, ये किसी स्फेयर का पीस होते हैं, स्फेयर का एक पार्ट होते हैं। साइड सी बात है, हमारे पास कोई एक स्फेयर होगा, उस स्फेयर का आप छोटा सा हिस्सा काटोगे और उसकी एक साइड सिल्वर्ट कर दोगे तो आपके पास मिरर बन जाएगा। सही है। अगर आप अंदर वाली साइड सिल्वर्ट कर दोगे तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, अगर आप आउटर पार्ट जो है वो सिल्वर्ट कर दोगे तो वो कॉनकेव मिरर बन जाएगा। सही है। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये किसी भी स्फेयर का एक पीस है। ये देखो, ये स्फेयर क्या हो गया? ये उस स्फेयर का छोटा सा पीस हमने काटा हुआ। देखो ये कंप्लीट स्फेयर था और हमने एक छोटा सा पीस काटा हुआ है, ये रहा। तो ये स्फेयर का पीस है। अब इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, जिस स्फेयर से ये हमारे पास मिरर बन के आया है, उस स्फेयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और क्या कहलाता है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे आप लिख भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो नाम से ही जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कर्व का सेंटर। जो कर्व स्फेयर है उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कंफ्यूज मत होना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में। पोल जो है वो मिरर का सेंटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस स्फेयर से वो मिरर बना है उसका सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सही है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी डिफाइन कर लो हाथों हाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच अ मिरर इज अ पार्ट। तो मैंने यहां पे क्या डेफिनेशन लिख दी? मैंने यहां पे लिख दिया द सेंटर ऑफ स्फेयर, उस स्फेयर का सेंटर ऑफ विच अ मिरर इज अ पार्ट, जिसका वो मिरर जो है वो पार्ट है। उस स्फेयर जिसका मिरर एक पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सही है। अच्छा, अब देखो हमारे पास ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके दरमियान में भी एक पॉइंट लाया करता है और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस को आप ऐसे डिफाइन नहीं करोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो फोकस होता है, बल्कि फोकस की भी खास कंडीशन होती है, खास डेफिनेशन होगी। देखो फोकस की डेफिनेशन क्या होगी कि जब मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जब भी लाइट रेज जो है वो किसी भी सरफेस से टकराएंगी तो फोकस पे आके मीट करती हैं। लाइट रेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो कहां मिलती हैं? फोकस पर मिलती हैं। सही है। तो वही पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो फोकस को आप कैसे डिफाइन करोगे? फोकस को आप डिफाइन करोगे कि द पॉइंट वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट। जिस पॉइंट पर अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, देखो ये आपके पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइट रे यहां से आपके पास आ जाएगी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जब जैसे ही लेंस से टकराएगी, जैसे ही इस मिरर से टकराएगी तो उस कहां मिलेगी? एक पॉइंट पर मिलेगी और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अगर आपके पास
कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में फोकस की तरफ क्या होगी, कन्वर्ज होगी। कन्वर्जिंग मिरर होता है ना, ये आपके पास जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। यहां पे लिख भी दो कि ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, यानी कि दूर भगाता है, और ये लाइट रेस को कन्वर्ज करता है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे भाई, आप फोकस को डिफाइन करोगे द पॉइंट वेयर द लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट्स। अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्ज होंगी, और अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट रेस क्या होंगी, अपेयर टू मीट होंगी, यानी कि डाइवर्ज होंगी, लेकिन पीछे मिलाने पे कहां मिलेंगी, उस पॉइंट पे मिलेंगी, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेफिनेशन, द पॉइंट वेयर द लाइट रेस, द पॉइंट वेयर द लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस। अच्छा, कन्वर्ज कब होगी, जब आपके पास कॉनकेव मिरर होगा। द पॉइंट वेयर द लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस, कब कन्वर्ज करेंगी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पे, जब कॉनकेव मिरर होगा। अच्छा, आगे और भी लिख देते हैं हम लोग, और डाइवर्जेस, डाइवर्जेस कब डाइवर्ज होंगी, जब आपके पास कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही होगी, कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद। सही है, दोबारा समझ लो कि देखो जब भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, सही है, अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलेंगी, एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। सही है, और इसी तरीके से अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट रेज आपके पास एक्चुअली मीट नहीं करेगी, बल्कि अपेयर टू मीट होगी। अब मैं थोड़ी सी कहानी आपको कॉन्वेक्स मिरर की भी समझा दूं। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, अगर आप देखो तो इसका स्फेरिकल शेप जो है वो यहां बन रही है, हालांकि रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है इसका, ये रहा, और स्फीयर यहां कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहां कहीं लाया करेगा, और इसका फोकस भी कहां लाया करेगा, यहां लाया करेगा। अब होता कुछ यूं है कि जब भी आपके पास केस आता है कॉन्वेक्स मिरर का ना, तो लाइट रेस, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सही है, ये लाइट रे आई, लाइट रे से टकराएगी, टकराने के बाद ये जो है ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। अब देखो इसने लाइट रेस को डाइवर्ज कर दिया, अब लाइट रेस तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन जब आप इसको बैकवर्ड मिलाओगे ना पीछे की तरफ, तो देखो ये कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। देखो पीछे मिलाने पे कहां मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो जब आपके पास डाइवर्जिंग मिरर होगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो लाइट रेस एक्चुअल में उस पॉइंट पर टच नहीं करूंगी, बल्कि जब हम पीछे की तरफ मिला रहे होंगे तो अपेयर्स टू मीट होंगी। लेकिन अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रेस एक्चुअल में पास कर रही होंगी इस फोकस को, और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। सही है, तो फोकस की डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, द पॉइंट वेयर द लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, अगर कॉनकेव मिरर है, और डाइवर्ज होंगी, पीछे की तरफ मिलाओगे तो उसी पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। सही है, तो अगर आप यहां पे देखो ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां लाया कर रहा है, वो लाया कर रहा है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उसके पीछे लाया कर रहा है। लेकिन अगर आप बात करो कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के सामने लाया करता है। तो कॉनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो सामने लाया कर रहा है, इन फ्रंट लाया कर रहा है, और यहाँ पे बिहाइंड द मिरर लाया कर रहा है। सही है, फोकस भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो हम लोगों ने बचपन से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर कोई भी एक सर्किल है, ये खैर सर्किल तो नहीं है, सपोज कर लो कि हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर है ये, सही है। तो हमें पता है कि किसी भी सर्किल के सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का जो फासला होता है ना, डिस्टेंस होता है, उसे हम बोलते हैं रेडियस, उसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो देख लो आप, ये जिस स्फीयर से बना हुआ है, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल
to the center of curvature is called radius of curvature which is denoted by capital R. यहां पे लिख देते हैं हम लोग the distance from pole to the center of curvature is called radius of curvature. radius of यहाँ लिख दो curvature. सही है भाई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारे पास क्लियर हो गया. सही है. अच्छा, अब आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्यों लगाया था, ये लाइन क्यों बनाई थी, ताकि हम लोग एक ही पॉइंट पर इन सब को दिखा सकें. उसी पॉइंट पर फोकस भी लाया कर रहा है, उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लाया कर रहा है, और वही जो लाइन है वो पोल को भी ज्वाइन कर रही है. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया था. सही है, इमेजनरी लाइन होती है. अब लास्ट हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ. अब देखो फोकल लेंथ क्या होती है, ये रहा हमारे पास फोकस. फोकस से लेकर पोल तक का जो फासला होगा ना, द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द पोल, फोकस और पोल के दरमियान का जो फासला होगा, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ. द डिस्टेंस फ्रॉम पोल, या कह लो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is called focal length. और याद रखना कि फोकल लेंथ को हम हमेशा स्मॉल लेटर से स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और फोकस को या प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट एक ही बात है, उसको हमेशा कैपिटल F से, और फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल f से. सही है. अच्छा, फोकल लेंथ को ना एक और तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि फोकल लेंथ जो है ना, हमेशा आपके पास जितना डिस्टेंस हमें पता है कि जितना डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक होगा, उतना ही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक भी होगा. तो ये डिस्टेंस भी वही होगा, f होगा, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, f होगा. तो समटाइम्स c की जगह, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम लोग 2f भी लिख रहे होते हैं, यानी कि डबल ऑफ फोकल लेंथ. जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस हमारे पास ये भी होता है. सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास एक दो टर्म्स और यूज होती हैं, जैसे कि मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी मिरर या कोई भी लेंस हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना ज्यादा बड़ा करके दिखाता है, कितना ज्यादा मैग्नीफाइड करके दिखाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. और उसका यहाँ पे आपके पास मैं फार्मूला लिख दूं कि मैग्निफिकेशन के हमारे पास काफी सारे फार्मूला होते हैं. एक होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमारे पास होता है Q अपॉन P. Q का मतलब इमेज डिस्टेंस और P का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये तमाम टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग आगे जब रे डायग्राम बना रहे होंगे ना, तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी होंगी. अच्छा, मैं एक चीज आपको बता रहा था कि फोकल लेंथ को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर आप देखो ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, r होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो उसका आधा जो है फोकल लेंथ है. तो आप ये कह सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, कैपिटल R, वो बराबर है 2f के. सही है. ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, r है ना, ये डिस्टेंस क्या r है, और ये इसका आधा जो है वो f है. तो r बराबर होगा 2f के. या आप ये कह सकते हो कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि r/2. तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फोकल लेंथ मालूम करो, तो आपने सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है. सही है. तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आप पसंद आई है तो आप लाइक करें, और अगर कोई भी मसला है, कोई भी क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.